नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी की योगी सरकार और विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी के बीच घमासान मचा हुआ है। यूपी पुलिस ने आज सुल्तानपुर लूटकांड का पर्दाफाश करते हुए सारा माल बरामद होने और मास्टरमाइंड सहित 8 आरोपियों की गिरफ्तारी दिखा दी है। 28 अक्टूबर को सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप लूटकांड पर पुलिस के मुताबिक दुर्गेश, अरविंद, विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुकान के अंदर फुरकान, अनुज, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित घुसे थे, जिनके सीसीटीवी जारी हुए। वहीं विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद, विवेक और दुर्गेश दुकान के आसपास घेराबंदी करते रहे। इसमें से एक आरोपी मंगेश यादव को एनकाउंटर को लेकर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये न जानता हो कि बीजेपी की सरकार में फर्जी एनकाउंटर न हो रहे हों। हत्या की जा रही है। मंगेश यादव की हत्या की गई है। गांव से लेकर आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी और मंगेश यादव को उठा ले गई। सोचिए आप, कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास अमेरिकन टूरिस्ट का बैग था। उस बैग को जब खोला गया तो उसमें शोरूम से खरीदे गए नए कपड़े मिले हैं। इन लोगों को मंगेश की मां का दर्द भी समझ में नहीं आया। बहन के आंसू नहीं दिखे। इन लोगों ने कैसी होशियारी दिखाई है। सोचिए, चप्पल में एनकाउंटर कर दिया गया। कैसा दिमाग है इन लोगों का। चप्पल में एनकाउंटर की तस्वीर देखकर कौन नहीं जानेगा कि यह फर्जी एनकाउंटर है। यह कोई पहला एनकाउंटर नहीं है। पहले भी इस तरह के एनकाउंटर हो चुके हैं। नोएडा में भी जिम इंस्ट्रक्टर को फर्जी एनकाउंटर मारा जा चुका है। यह सब अखिलेश यादव ने कहा है। इसका जवाब यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होंने कहा, अखिलेश के सभी आरोपों का हम खंडन करते हैं। उन्होंने कहा, किसी भी आरोपी खिलाफ पुलिस जाति धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करती। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, हमारी भी 32 साल की पुलिस नौकरी हो गई है। पुलिस एक्शन हमेशा से होते रहते हैं। इसके साथ ही डीजीपी ने कहा कि हम अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। प्रशांत कुमार ने बताया, मंगेश यादव की बहन और मां ने उनको बताया था कि मंगेश 2-3 महीने से घर पर नहीं है। डीजीपी ने बताया कि सोने की जो लूट हुआ था उसकी 100% बरामदी हो गई है। इसके बाद बीजेपी ने भी अखिलेश यादव को जमकर घेरा है और कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधी तत्वों का साथ क्यों देती है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। और ये पहला झूठा इनकाउंटर नहीं है यूपी का। तमाम इनकाउंटरों पे उंगली उठी है। जिस समय पहला इनकाउंटर नोएडा में जिम इंस्ट्रक्टर को हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि पुलिस वालों ने लूटने के लिए, दबाव बनाने के लिए हत्या का प्रयास किया है और उस समय भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या इनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या की है सरकार ने। हम लोग न्याय दिलाने के लिए सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। और भाजपा ने तो इतने इनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने। फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बनकर के और फिर नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। और उनकी बहन के द्वारा स्पष्ट बताया जा रहा था कि ये 3 महीने से लगभग अपने उस पर नहीं आए हैं। और जहां तक आपका प्रश्न था मानवाधिकार आयोग का, तो जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके हिसाब से सूचना दी गई है और एक समयबद्ध तरीके से समय समय पर सूचनाएं विभिन्न संस्थाओं को जाती है। वो समय से हम भेजेंगे। इस संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिए गए हैं। विवेचना उस थाने से हटाकर दूसरे थाने से निष्पक्ष व्यक्ति से कराई जा रही है और समय से सारी प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था, जो हमारी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं
उसके हिसाब से ही सभी कार्रवाइयां हम पूर्ण करें। यूपी के जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि खास जातियों को टारगेट किया जा रहा है। बार बार वो बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, एक्स पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं खास जातियों को छोड़ दिया जा रहा है। ये जो राजनीतिक चीजों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहां तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूं। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती, और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। 28 अगस्त को जो घटना हुई थी उसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करना चाहूँगा। आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो एक प्रेजेंटेशन के साथ में प्ले हो रहा है, जिसमें इस घटना के बारे में जो मेन शॉट्स हैं और उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो वहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। इस घटना को अंजाम देने वाला जो गैंग लीडर था उसका नाम विपिन सिंह है। विपिन सिंह द्वारा 5/3/17 को थाना चौक जनपद लखनऊ में मुकुंद ज्वेलर्स के यहाँ भी जो एक दुसाहसिक डकैती घटना हुई थी उसका भी लीडर यही था। और साथ ही 2023 में इसी प्रकार की घटना गुजरात में सूरत सिटी में एक ज्वेलर के यहाँ की गई थी। उसमें भी ये विपिन सिंह का गैंग लीडर नाम प्रकाश में आया था और ये काफी समय तक जेल में रहा। इस घटना को कारित करने वाले के लिए करने के पहले दुकानों की रेकी की गई थी। 15 तारीख 15/7 को और 13/8 को इस घटना की रेकी हुई थी। कुछ हमारे पास वीडियोज हैं जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेकी करने वाले अपराधियों का नाम था विपिन सिंह, फुरकान और पूजर, अरबाज, सचिन सिंह व पुष्पेंद्र डब्लू। इस घटना को कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था। इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी, चोरी में यह व्यक्ति शामिल था। साथ ही अजय और डीएम भी इस चोरी में शामिल थे। इस घटना को कारित करने के लिए 2 समूह में अपराधी पहुंचे थे। घटना के लिए जो गेटअवे व्हीकल था वो एक बोलेरो था और उसमें पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू, सचिन सिंह और त्रिभुवन कोरी, ये 3 लोग उसमें थे और गेटअवे का प्लान इन 3 लोगों ने बनाया था। इन 3 लोगों ने ही गाड़ी का इंतजाम किया था जो पुष्पेंद्र और डब्लू का था। जिस समूह ने घटना को किया, यानी डकैती में जो सीधे शामिल रहे, उस दुकान के अंदर घुसे थे, वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह, ये सभी उस घटनास्थल के आसपास घेराबंदी किए हुए थे ताकि अगर कोई समस्या होती है तो ये फायर कर सके, पुलिस को डाइवर्ट कर सके और साथियों को भागने में मदद कर सके। ये सभी चीजें पूरे सीसीटीवी के विश्लेषण, टेक्निकल विश्लेषण, अपराधियों के जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके पूछताछ से ये सारी बातें क्लियर हुई हैं। इसमें इस अनावरण के लिए एसटीएफ, जनपदीय पुलिस सभी ने मिलकर काम किया और घटना का अनावरण किया। इसका बयान और अखिलेश यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाए हैं सरकार पर, इन सब को मिलाकर साफ समझ में आता है कि यूपी में अपराधों पर राजनीति हो रही है। ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं 28 अगस्त की सुल्तानपुर जो ज्वेलरी लूट कांड की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसको लेकर हंगामा मचा पड़ा है। और इसी का खुलासा आज यूपी पुलिस के डीजीपी और एसटीएफ ने मिलकर किया है। उन्होंने बताया कि रायबरेली का विपिन सिंह इसका मास्टरमाइंड था और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें शामिल थे और जाति के आधार पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, ये पुलिस ने साफ किया है। तो फिर आखिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं?
इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वीरेंद्र मिश्रा सौरभ जी है, नेता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी। अजीत यादव साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाई कोर्ट के एडवोकेट आलोक मिश्रा जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजीत यादव साहब, आपके पास आना चाहूँगा। आज यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सुल्तानपुर लूट कांड पर और उसके आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर। बिल्कुल पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि जो है, और एक वीडियो भी जारी किया जो कि मंगेश यादव की बहन का है। जब पुलिस ने छापा मारा रात में, तो उस बहन ने जो बताया कि मेरा भाई 2-3 महीने से घर नहीं आया है, और तमाम बातें जो पुलिस ने उसका भी वीडियो रिलीज़ किया है। उसके बावजूद भी ये कहना कि मंगेश यादव का नाम नहीं था और जाति देखकर पुलिस एनकाउंटर कर रही है, ये सियासी बातें कानून व्यवस्था के जो है सही करने की दिशा में कहीं खतरनाक साबित नहीं होंगी क्या? अजीत यादव जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है अजीत यादव साहब आवाज नहीं पहुंच पा रहे। वीरेंद्र मिश्रा जी, जिस तरह से आज अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आपको लगता है कि सवालों का सारा जवाब दे दिया गया है? अखिलेश जी कह रहे हैं पीडीएफ के जो लोग हैं, जो उनके पीडीएफ वाले लोग हैं, उनको ही चुन चुन के जो है एनकाउंटर किए जा रहे हैं। राजनीतिक मानसिकता कितनी गिर गई है, ये इससे आपको प्रतीत होता है। राजनीतिक सोच जहाँ पर समाजवाद लोहिया की बातों को लेकर 100 में 60 की बातें होती थी, आज अपराध से जोड़कर इस राजनीतिक प्रक्रिया को गिरावट कितने असर कर जा रही है, इसको आप समझ सकते हैं। ये असर, ये सामाजिक सोच निश्चित तौर से समाज को एक उन्माद में जोड़ रहा है, और वो उन्माद जातिवादता की गांठ को इतना नीचे तक हिला देगा कि जो समाज समरसता और सामाजिकता की बात करता है, वो अपराधियों में अगर जातिवाद जोड़कर राजनीति करेगा, तो उस प्रदेश के जो मंसूबे होंगे, उनकी जो सरकारें आएंगी, उनका मंसूबा क्या होगा, उनकी सोच क्या होगी। ये समाजवाद के सामाजिक आईने का जो अस्तर दिखता है, उनके मुखिया जो कहते हैं, उससे निश्चित तौर से जाता है कि सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस मौजूद होने के बाद भी जातीयता की नशे में अंधे होकर अगर ये बयान दिया जाए, तो निश्चित तौर से गलत है, गलत है, गलत है, और गलत को गलत ही कहा जाएगा। ये समाज प्रचार करने वाला नहीं। ठीक है अजीत यादव साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। अजीत यादव जी, आज यूपी पुलिस के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुल्तानपुर लूट कांड का पूरा पर्दाफाश किया, जो उसका मास्टरमाइंड था, जिसने रायबरेली में सरेंडर कर दिया, और 4 और आरोपियों उनका गिरफ्तारी हुई है। कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और मंगेश यादव के जहां तक अखिलेश जी सवाल उठा रहे हैं, उनके बारे में एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में जिस समय छापा डाला गया रात में, उस समय बहन मंगेश की, उससे सवाल जवाब हैं, और सवाल जवाब के क्रम में बहन कहती है कि मंगेश जो है 2-3 महीने से घर नहीं आया, और वो वीडियो भी पुलिस ने आज रिलीज किया है। हालांकि बाद में उसने अपना बयान बदल दिया और मीडिया से कहा कि जो है मेरे भाई को घर से पकड़ के ले गए। सच्चाई जो भी हो, अखिलेश यादव जी इतने सारे सबूत देने के बाद भी वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, पीडीएफ वालों पर हम हत्याएं की जा रही हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है क्या? देखिए, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, उनकी सरकार है, वो कुछ भी आरोप लगा दे तो ये उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने से ये चीजें मान लिए तो जांच का विषय है। तो जांच तो चल रही है ना, जांच तो चल रही है। नहीं, जांच नहीं, अगर उनकी बहन का वीडियो उन्होंने दिखाया, उनकी बहन ने ये नहीं कहा कि हमारा वीडियो है, ये फर्जी मैनिपुलेट करके भी तो बनाया जा सकता है वीडियो। आज के जमाने में अभी प्रधानमंत्री जी खुद ही बोल रहे थे कि डीप फेक जो है और एआई के जरिए किसी का भी चेहरा लगा करके कुछ भी बुलवाया जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो आज के जमाने में फेक वीडियो भी बना सकती है पुलिस। अगर फेक इनकाउंटर कर सकती है पुलिस,
हम लोगों का जो अच्छा। आरोप इस तरीके से बताया जा रहा है, ये आरोप नहीं कि मंगेश यादव अपराधी थे, मारे गए, अब उनका तो क्या हम कहा लोगों का आरोप है तो और अपराधी थे, गिरफ्तारी की गई, क्यों उनके ऊपर जो है रहमदिल दिखाया गया, जो उसका मास्टर माइंड है उसके ऊपर क्यों रहमदिल दिखाया गया? केवल मंगेश यादव तो अपराधी थे नहीं, और मंगेश यादव का अपराध तो सिद्ध भी नहीं है, उसकी बहन तो एक कभी कही नहीं है उनकी बहन ने कि हमने जो है मेरे सामने उठा करके नहीं ले गए। तो मैं जो कह रहा हूँ, डीप फेक जो है वीडियो बन सकता है, एआई के जरिए किसी का भी वीडियो बना करके पुलिस लॉन्च कर दे और गोलमाल कर सकती है। जब आप बताइए कि किस तरीके से अभी प्रयागराज की एक घटना हुई है, आज की घटना कल की घटना है 10 सितंबर की, एक कोचिंग संचालक का भी वीडियो आया, विवेक कुमार, प्रयागराज कोचिंग, उन्होंने ऑफलाइन खोला हुआ है, वहां पर 15-20 जो बदमाश और गुंडे जाते हैं और जा करके बकायदा 50 लाख 1 करोड़ की वसूली मांगते हैं, और वहां पर पुलिस पहुंचने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बकायदा वो लोग हरदम देते हुए, हथियार लहराते हुए चले जाते हैं वहां से। तो ये फेल हो चुकी है पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार। ये जो परीक्षाएं हो रही हैं आज उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा पुलिस का हो, चाहे शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हो, इन सब से लोगों, नौजवानों का, छात्रों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अजीत यादव जी, कि लोगों का अजीत ध्यान यादव उधर ना जाए। अजीत यादव जी, ठीक है, आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं और उसका पक्ष रखना आपका काम है, लेकिन ऐसी बातें आप करेंगे तो दर्शकों को कैसे हजम होगी? वो वीडियो, आप डीप फेक अलग चीज होती है, वो समझ में आती है कि जो ये वीडियो बकायदे सिचुएशन जहां पर है वहां का दिखाई दे, रात का समय है, और फेक वीडियो में इतना सब चीजें नहीं बदल जाती हैं। ठीक है, खैर आपका जो पॉइंट है उसकी जांच चल रही है। वीरेंद्र मिश्रा सौरभ जी ये कह रहे हैं कि भाई आप डीप फेक वीडियो जारी कर रहे हैं। एक मेरी बात सुन लें, आज तक पुलिस एक ही मनगढ़ंत कहानी बताती आई है कि हम चौराहे पर हम चेकिंग कर रहे थे, 2 लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे, हमने रोकने का प्रयास किया, वो जो है हमारे ऊपर फायरिंग करने लगे, फायरिंग के जवाब में हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई की, तो एक घायल हो गया और घायल को हम लोग अस्पताल पहुंचाए, मार दिया गया। डीके शाही का बयान सुनिए ना, 2-3 इनकाउंटर में, वो प्रतापगढ़ का एक इनकाउंटर हुआ, उसमें भी यही बोल रहे हैं, और मंगेश यादव में भी यही मनगढ़ंत कहानी बोल रहे हैं। अगर ये इस तरीके से मनगढ़ंत कहानियां गढ़ करके और लोगों को टारगेट करके जो है और सेलेक्टिव लोगों को इनकाउंटर किया जाएगा तो आवाज तो उठेंगी ही। अजीत यादव जी सुनिए, डीजीपी यूपी के बोल रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, पूरी सरकार बोल रही है, वीडियो है। अभी आप किसी भी यकीन नहीं करेंगे कि मतलब आप कल सियासी भाषा बोलेंगे, तो फिर आप भी तो कोई सबूत दीजिए ना। डीजीपी किसके इशारे पे चलते हैं, डीजीपी किसके द्वारा बनाए जाते हैं? यहाँ एक बिरादरी का डीजीपी बनाने के लिए कई कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए, इंतजार करना पड़ा, उसको ना भूले आप, हम ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। कई कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए, स्वजाति डीजीपी बनाने के लिए इंतजार करते रहे योगी बाबा। तो इस तरीके से राजनीति कर, हम कह रहे हैं कि ये विकास करें, ये सही ढंग से पारदर्शी परीक्षाएं कराएं, लोगों का दिमाग डाइवर्ट न करने की कोशिश करें। आज योगी जी पे खुद ही इतने आरोप नहीं लगे हैं, हत्या तक के केस उनके ऊपर हैं, 307 तक के केस थे, उन्होंने खुद वापस लिया है। हाईकोर्ट में उनके खिलाफ कौन कौन सी केसेस थी आप निकाल करके देख लीजिए। उनके स्वजाति अपराधी कितने घूम रहे हैं, कितने लोगों के घर बुलडोजर चला। आईटी सेल के जो बलात्कारी थे बीएचयू में, आज तक उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला। और प्रयागराज में जो घटना घटी है, उनके घर का बुलडोजर भेजेंगे योगी जी? हम पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, क्यों इस तरीके से? ये तो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस के तहत हम किसी को बख्शे नहीं। एक चौराहे पर अगर किसी लड़की को छेड़ा जाएगा, बलात्कार किया जाएगा, तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा हो रहा है। लेकिन डेली अपराध हो रहा है, डेली बलात्कार हो रहा है, इसको रोकने में योगी मुख्यमंत्री जी नाकाम है, रोक नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उलझुल का ये बयान देते हैं, टारगेटिंग बयान देते हैं। ठीक है। आलोक मिश्रा एडवोकेट हाईकोर्ट हमारे साथ मौजूद है। आलोक मिश्रा जी, सुल्तानपुर वाला मामला पूरा को पता है, मंगेश यादव एनकाउंटर को पता है, इस पर जो है मानवाधिकार आयोग जांच भी कर रहा है। एसडीएम ने अपनी जांच जो है वो रिपोर्ट जो है सौंपी है डीएम को।
और आज डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको लगता है कानूनी नजरिए से देखें तो इसमें ऐसा क्या कुछ और बताया जाए कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी को थोड़ा भरोसा हो जाए कि देखिए कोई गलत काम नहीं हो रहा है? देखिए, आपको बता दें, हम जिला सुल्तानपुर के ही रहने वाले हैं, पहली चीज जी। और जो घटना घटी हुई है हमारे घर से 100-200 मीटर दूरी पे है। ये घटना उसी प्रकार से है जैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया। ये दिन दहाड़े बीच चौक पर इन अपराधियों ने जो कृत्य किया, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सीधे चुनौती देना था, तो इस पर कार्रवाई होना संभव था। ये जो जितने लोग हैं सब अपराधी थे, अपराध करते थे, एक गैंग था, इसीलिए पुलिस इनको पकड़ने में आसानी हुई क्योंकि कई जिलों में यही काम करते थे। अब थोड़ा सा दिक्कत यही हो रही है कि जो विपिन सिंह है, जो अमेठी का रहने वाला है, उसकी 39 केस की क्रिमिनल हिस्ट्री है, वो मास्टरमाइंड है। और मंगेश जो है वो भी इन्हीं गैंग का मेंबर है। लेकिन अगर इनकाउंटर में मंगेश मारा जा रहा है और विपिन सिंह जिसकी 39 केस की क्रिमिनल हिस्ट्री है और विपिन सिंह के 2 भाई, इनको ही पुलिस ने जो है 28 तारीख घटना है, 29 तारीख को उठा लिया। हमारे एक मित्र हैं अमित सिंह ने, उन्होंने यहाँ पर जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण दाखिल किया कि इनके भाई को उठा लिया है। पुलिस वालों ने डिनाइल कर दिया कि हमने किसी अपराधी को जो है उठाया नहीं है। कल जो है 11 तारीख को पुलिस ने थ्योरी दी कि हम बोलेरो से 4-5 लोग आ रहे थे और उसके पास उनको पकड़ा गया। तो यही सब चीजें डाउट क्रिएट करती हैं कि जो जिस प्रकार से कार्रवाइयां की गई, मंगेश जी को मार दिया गया और लोगों को छोड़ दिया गया, यही एक डाउट। ये अपराधी हैं, नो डाउट, इन्होंने घटना को अंजाम दिया, नो डाउट, लेकिन 39 केस की क्रिमिनल हिस्ट्री वाले का इनकाउंटर ना होना, मंगेश का इनकाउंटर होना, ये सब चीजें जो है ये थोड़ा संदेह। लेकिन आलोक मिश्रा जी, उसमें जो मास्टरमाइंड है उसने तो रायबरेली कोर्ट में सरेंडर किया था, पुलिस के हाथ तो बाद में आया वो जब रिमांड पे लिया गया। वो विपिन सिंह जो था उसके खिलाफ रायबरेली में, वो रहने वाला अमेठी का है और वो रायबरेली में एक कुर्की का आदेश उसके खिलाफ हुआ था, तो उसने कानूनी प्रक्रिया अपनाया, वो जाकर वहां सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद थ्रू न्यायिक चैनल के माध्यम से जो है वो पार्टिसिपेट करने लगा। उसी की निशानदेही पे पैसा भी बरामद हुआ, जो सोना जो है बरामदगी हुई है, पुलिस ने रिमांड पे लिया। तो उसको उस पे जो है कोई कार्रवाई जो है इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसने जो है अब मंगेश सिंह को पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। थोड़ा सा तो ये जांच का विषय तो ही जरूर है कि 39 केस की क्रिमिनल हिस्ट्री जांच तो हो रही है ना, तो अब इसमें आगे ऐसा क्या हो कि जो इसमें जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं वो थोड़ा सा लोगों को भरोसा हो जाए, क्या किया जाए? देखिए, इसकी कोई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जो है इसकी न्यायिक जांच कराई जाए और ये कहना कि वो मंगेश जो है वो बदमाश नहीं था, फर्जी इनकाउंटर किया गया। मंगेश एक क्रिमिनल गैंग का जो है लूटपाट करने वाले गैंग का सदस्य था, उसमें कोई दो राय नहीं है, अपराधी था। अब जघन्य अपराधी नहीं था जितना विपिन सिंह जैसा व्यक्ति जघन्य अपराधी था। इसी कारण से जो है ये प्रश्न उठ रहे हैं कि जो है मंगेश की ही क्यों हत्या, क्यों काउंटर किया गया, अन्य लोगों का काउंटर नहीं किया गया। ये थोड़ा तो पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, लेकिन मंगेश अपराधी नहीं है, फर्जी इनकाउंटर है, ये सब चीजें जो कहना वो तो गलत है, अपराधी है। अजीत यादव जी कह रहे हैं कि वो वीडियो जारी किया है जो बहन के साथ रात में बातचीत हुई है, उसमें बहन कह रही है कि 2-3 महीने से घर नहीं आया है, ये कह रहे हैं वो डीप फेक है, फर्जी है। नहीं, वो मंगेश अपराधी है, उसका पुलिस का रिकॉर्ड है, उसमें कोई दो राय नहीं। सब चीजें जो है तो राजनीतिक है। मंगेश के अपराधी होने में कोई डाउट नहीं ना, वो लूटपाट के, क्योंकि पुलिस ने इतनी जल्दी जो है उसको कवर करना, पकड़ना कैसे संभव है, क्योंकि अपराधियों का एक गैंग है लूटपाट करने वाले। 2 लोगों को पकड़ा, 3 लोगों को पकड़ा, पुलिस वालों ने चैन जोड़ते चले गए, वहां तक पहुंच गए। तो ये कहना बहन जो है अब वो पलट रही है क्योंकि पुलिस के सामने जो है जो बयान दिया था, लोगों कहना उसने जो है बयान जो अपना पलट दिया, तो उसमें दो राय नहीं। मंगेश अपराधी है, लेकिन उसका इनकाउंटर होना, विपिन सिंह का जो है बच जाना, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। और 2 लोगों के पैर में गोली लगना, उनका इनकाउंटर न होना, थोड़ा सा तो एक प्रश्न चिन्ह तो पुलिस की कार्यशैली पर तो उठना लाजमी है। अमिताभ कुमार जी, आपने तो बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं, क्रिमिनल है लेकिन कह रहे हैं कि पीडीएफ की वजह से मार रहे हैं लोग। ये बहुत दुखद है दरअसल, जिस तरीके से अखिलेश जी इस चीज को दिखाने की कोशिश कर
है, अपराध जो है वो जाति से तय नहीं होता, और अब जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और नई पीढ़ी को आप क्या संदेश दे रहे हैं? हर चीज में टुकड़े में बांट के चीजों को देखने की चुनाव जीतने के लिए करना, अपराधी अपराधी है। अगर उसके एनकाउंटर पे शक है, कुछ कंफ्यूजन है, तो कोर्ट में जाइए और साबित कीजिए। आप सक्षम लोग हैं। ये लोग दरअसल अपने ही नजरिए से चीजों को देख रहे हैं। मैंने देखा हुआ है सपा के राज में ये लोग जाति से ही तय करते थे। मोस्टली थानों में या तो यादव या मुसलमान इंचार्ज हुआ करते थे। तो इनको लगता है ये निश्चित रूप से जैसा अभी आरोप लगा रहे हैं कि गढ़ा जाता है आरोप और मढ़ा जाता है, तो ये लोग ऐसे करते होंगे। वही चीज इनको अभी समझ में आ रही। ये इस बात को नहीं समझते हैं, कितने गैर जिम्मेदाराना ढंग से सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि फर्जी वीडियो बना करके दाखिल किया जा रहा है। आप सोच नहीं सकते हैं, पूरा का पूरा पुलिस थाना जो है अगर फर्जी वीडियो बनाएंगे और वो दाखिल करेंगे, कोर्ट सामने रखते हैं, तो सारे के सारे बाहर हो जाएंगे नौकरी से, सस्पेंशन तो इमीडिएट हो जाएगा। आपने मजाक समझ रखा है कोर्ट को। और डीप फेक वीडियो एक्सपोज हो जाता है, अगर मीडिया में आएगा तो एक्सपोज कर दिया जाएगा फौरन वो कि ये डीप फेक है। मीडिया छोड़ेगा क्यों? अगर फेक वीडियो मिल जाए मीडिया, हम क्यों छोड़ेंगे? कतई नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और हम भी नहीं छोड़ेंगे, हमारा काम ही है। तो पुलिस ऐसा करने में पुलिस को बहुत सोचना पड़ेगा, सामान्य बात नहीं है। वीडियो जो है वो अब ऐसा प्रमाण है जिससे बचना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो जवाब देना भारी हो जाएगा, वो नहीं कर सकती ऐसा। और आप सबसे गलत बात जो है, अपराधियों को संरक्षण देने के लिए जाति और धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बचिए। आप नई पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं कि कुछ भी अपराध करो, हम जाति के नाम पे तुम्हारे लिए खड़े हो जाएंगे। क्या बता रहे हैं आप यही ऐसा ही देश चाहते हैं, ऐसा ही समाज चाहते हैं? बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है और इससे बचना चाहिए शासन के वक्त भी। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब अपराधियों को पकड़ा जाता है, आपको छोटी सी लड़ाई वड़ाई हो जाए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। जब अपराधी गोली चलाने लगता है, उस वक्त पुलिस को आत्मरक्षा में बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है? बहुत मुश्किल स्थिति होती है, उस वक्त समझ में नहीं आता जब सामने से गोलियां चल रही हैं। तो इस तरह के आरोप लगाने के पहले सोचिए और लोगों को गुमराह मत कीजिए। अगर सचमुच तथ्यात्मक है आपकी बातें, सच में दम है, एकदम कोर्ट पे जाइए। ठीक है, किसी भी खबर लिखेंगे। ठीक है अमिताभ जी, इस पे अभी अजीत यादव जी का रिएक्शन लेते हैं। अजीत यादव जी, इस पे आ रहा हूं आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB।
और ब्रेक के बाद राजधर्म का फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की सियासत पर। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीडीएफ के लोगों को पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में मरवाया जा रहा है, हत्या की जा रही है। मंगेश यादव का उदाहरण दिया जो सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल था। यूपी पुलिस ने आज पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। डीजीपी साहब ने कहा है कि मंगेश यादव बाकायदा अपराधी था और 2-3 महीने से घर नहीं आया था। उन्होंने कई वीडियो भी जारी किए हैं। इस पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र मिश्रा सौरभ साहब हैं, नेता बीजेपी के। अजीत यादव साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अमिताभ कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और आलोक मिश्रा एडवोकेट हैं हाईकोर्ट के। वीरेंद्र मिश्रा जी, जिस तरह से आपने अजीत यादव जी की बातें सुनी हैं, पीडीएफ की बात सीधे सीधे कही जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि चुनावी मुद्दा है? और ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम साहब हैं, उन्होंने भी आज कहा है कि लोहिया वाहिनी गुंडे जो है, जब उनकी सरकार थी तो सर्व समाज के लोगों को पर अत्याचार किया करते थे। तो ये क्या आप जो है अपराध में जो है जातिवाद की कोई नया फॉर्मूला बन गया है क्या? राजनीति का स्तर कहाँ तक जाएगा मानिएगा? अब ये आप सपा मुखिया के बयानों से समझा जा सकता है। संभवतः बड़े भाई मुमताज जी ने सब कुछ कह दिया है। वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत सीनियर लोग। और मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी की सोच है, जो उसकी सामाजिक विचारधारा है, उससे कोसों दूर हो चुके हैं और इनकी सोच जातीयता पे आकर उसके रंग को सुधार के आवश्यक समझते हैं। आज इनके लिए न तो समरसता है, न समानता है, न इक्वलिटी है। केवल आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में जब इलाहाबाद से रिजल्ट आउट हुआ तो उसमें जातीयता के गणित अधिकारी के चयनित सूचियों से देखी जा सकती थी। उनकी जातीयता की सूची थानों और एसपी के तैनाती से देखी जा सकती थी और इनके यहाँ कार्रवाई भी जातीयता के नाम पे या बयान लिखती और लिखाई जाती थी। हाँ, ये फर्क जरूर था कि कभी अल्पसंख्यकों के नाम पर अगर वो कहीं पर इन्हीं के जातियों के ऊपर पड़ गए तो उसमें कार्रवाई इनके ऊपर होती थी। अल्पसंख्यक बादशाह बन जाता था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अजीत जी आप अपनी मानसिकता क्या ये तो मैं नहीं जानता हूँ। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की विचारधारा रही, लोहिया जी की नीतियों को लेकर चलने वाली पार्टी आज परिवार की पार्टी बन गई है, लेकिन उसमें कोई तब्दीलियां करके रेव या बांटने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ भयंकर होते हैं, विषम परिस्थितियों में होते हैं। और माननीय अभियंता महोदय जी ने कहा कि हाँ, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मंगेश यादव का क्यों हो गया, उनका क्यों हो गया। तो माननीय अभियंता महोदय जी से मैं संसार से कहना चाहता हूँ, किसी से मैं भी वकील हूँ, कहीं पर वकालत में जब हम एविडेंशियल प्रूफ देखते हैं या हम कोई धाराएं रखते हैं, उसमें हमें प्राथमिकता की बात नहीं होती, बल्कि एविडेंस बचाने का हो या भुलाने का, दोनों प्रस्तुत करते हुए जाति और रणनीतियां नहीं दे। उन समय की विषम परिस्थितियों में काउंटर होता है, न जातीय का पुट नहीं होता है, न तो इंस्पेक्टर को या तो जान लेने की बात विषम परिस्थितियों में तो जान बचाते हुए क्या करना होता है, ये पुलिस विभाग ही करती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी सरकार के साथ समाज की विसंगतियों को बिल्कुल तार तार करते हुए समाज को बांट रही है, जो देश और प्रदेश समाज में विघटन का कारण बनेगा। और यही विघटन का कारण समाज का निचले से लेकर ऊपर तबका तक जान चुका है। ये रिजर्वेशन के विरोधी हैं, ये जाति को बांधकर राजनीति करना चाहते हैं, ये समर विरोध नहीं करते बल्कि उनसे समझौता कर घुटने टेक देते हैं समाज पे आने पर, और एक जात का वोट लेने के लिए ये समाजवाद का नारा देते हैं, जो जनता नकार चुकी है। अखिलेश अपने शासन में आने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी सोच जातिवादी सोच है, और जातिवादी सोच कभी
एक रस में पिरोकर किसी को मुखिया नहीं बना सकती। और ये मुखिया बनाने के सपने अजीत जी बंद रखें और समाज में विघटन डालने का प्रयास बंद करें। ठीक है अजीत यादव साहब, जब अयोध्या में आरोपी पकड़े गए तो समाजवादी पार्टी के साथ नाम जुड़ा मोहित खान का, तो अखिलेश जी ने कहा डीएनए टेस्ट कराइए। जब कन्नौज में पकड़े गए नवाब सिंह यादव, तो कहा कि देखिए हमारे पार्टी में नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो है चीज़ें, आपको लगता है कि जनता जो है उसको अच्छा लगेगा कि समाजवादी पार्टी बार बार अपराधी और जहाँ पे कानून व्यवस्था पर हमला करने की बात थी वहाँ पे अपराधियों के साथ खड़ा दिखाई देती है? अभी आपने कन्नौज का जिक्र किया, तो अभी कन्नौज में जो बुआ पकड़ी गई है, वीडियो चल रहा है पूरा का पूरा, आपने भी देखा होगा, शायद नहीं देखे तो देख लीजिएगा। उसने किनका नाम लिया है? अरविंद कुमार भदौरिया, वीरेंद्र कुमार भदौरिया, भाजपा के जिलाध्यक्ष, और एक कोई और नाम लिए हैं कि ये लोग साजिश में हैं। अभी आपको अजीत वीडियो पे यकीन आ गया है? अभी आप कहते हैं डीप फेक होता है वीडियो, अभी आपको इस वीडियो में यकीन हो गया? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं डीप फेक है। मेरी बात तो हो जाने दीजिए। आप अपना जवाब उनका पक्ष सुने, मुझे भी जवाब देने लीजिए। जैसे वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ जी, हम लोग आरोपी आधार पर नहीं लगा रहे हैं कि गलत लगा रहे हैं अखिलेश जी। जब योगी जी सदन सत्र चल रहा था और उस समय लखनऊ में एक घटना होती है, एक परिवार अपने मोटरसाइकिल पे परिवार महिला को लेके जा रहा है, वहां पे किस तरीके से जो भी संख्या रही 20, 25, 15 लोगों की, उन लोगों ने कुछ अभद्रता किया वहां पे उस परिवार के साथ। और उसमें भरे सदन में जो एफआईआर हुआ है, अब तो खुल के आ गया, उसमें पवन यादव भी नहीं था और उसमें मोहम्मद अरबाज भी नहीं था। ये तो साबित हो चुका ना पुलिस के द्वारा। और नाम किसका लिया जाता है वहां पे सेलेक्टिव टारगेट करके? योगी जी के द्वारा। कहते हैं कि सद्भावना ट्रेन चलाने हम नहीं आए हैं, हम बुलेट ट्रेन चलाने आए हैं। और इस तरीके से जात को टारगेट करके दो लोगों का सेलेक्टिव नाम लिया जाता है। इस पे आदमी क्या सोचेगा? इस पे आम आदमी क्या सोचेगा? उसकी सोच कहां जाएगी? और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ऐसे ऐसे इनके वीडियो, ऐसे ऐसे बयान है, डीप फेक नहीं है। हमने सुना है योगी जी को, वो कहते हैं कि अगर वो 1 ले जाते हैं तो आप 100 ले आओ, आप 20 लाओ, इतने लोगों का गर्दन काट दो। तो इस तरीके का मुख्यमंत्री अगर बयान देंगे तो उनसे आप जो है नफरत की भाषा बोलेंगे, तो आप उनसे सद्भावना की बात कैसे कर सकते हैं? और बुलडोजर की बात, बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा रोक लगा दिया है कि ये राजा जी का समय नहीं चल रहा है। ये जो उत्तर कोरिया के किंग जोंग नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो है किंग जोंग जो बन के घूम रहे हैं हमारे योगी जी, और जो चाहते हैं फरमान जारी कर देते हैं, जात के आधार पर नफरत फैलाने का काम करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति खुद करते हैं। तो कह रहे हैं कि इस तरीके से नहीं होगा, ये सेलेक्टिव नहीं है। जितेंद्र यादव, आप बताइए नोएडा में इसका क्या अपराध था? अपने बहन की सगाई से लौटा था, रात में बहन की सगाई से लौटने पे उसके ऊपर आज तक एक भी केस नहीं है। पुलिस ने वसूली के लिए उसको गोली मार दिया। पुष्पेंद्र यादव के ऊपर कौन सी धारा थी, कौन सी केस लगी थी? कौन? अरविंद चौहान ने उसको गोली मार दिया, आज तक उसको कुछ मिला? आज तक उसकी वाइफ ने बाकायदा जो है वीडियो बना करके आत्महत्या कर लिया। कानपुर में एक बलात्कार होता है, माँ बाप जो है तो आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनको जो है न्याय नहीं मिल पाता है। कितने उदाहरण बताऊं उत्तर प्रदेश में, उदाहरण बताते बताते थक जाऊंगा। और जो पेपर पे आरोप लगा रहे थे, आप बताइए, आयोग में पीसीएसजे की बाकायदा कापियां बदल दी गई। ये अभी कुछ दिन की घटना है, एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई, उसमें इनको जानकारी नहीं होगी, जाके पढ़ ले। मंजू कटियार जेल जाती है, जो है किस तरीके से गिरफ्तार होकर के छूट जाती है, फिर ज्वाइनिंग कराया जाता है। 68,000 शिक्षक भर्ती में सुक्ता सिंह जेल जाती है। आज तक कम से कम 11 से 12 पेपर उत्तर प्रदेश में आउट हो चुके हैं और पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर 71 से 72 पेपर आउट हो चुके हैं। पहले भर्तियां कहते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज रोजगार दे नहीं पा रहे, महंगाई चरम पर है। तो इन सब को छिपाने के लिए नफरत की भाषा बोलेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए कि जितने आपके यूनिवर्सिटी है
कहीं भी विश्व में बता दिए कि आपकी यूनिवर्सिटी का एक भी स्थान अमिताभ जी बैठे हैं, मूड़ी ना हिलाई, आप बता दीजिए ना कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी जो है। ठीक है, आप जो है अपराध से लेकर पूरे बाकी मुद्दों पे आ गए हैं, उससे बाद में बात करेंगे। ये भाजपा अभी जवाब ले लीजिए। ने कहा कि पेपर आउट होते थे, मैं बता रहा हूं कि बकायदा पेपर बदल दिए गए आयोग में। ये कोर्ट ने जो है 100 कापियां बदल दी गई और लड़कों से जांच कराई गई, उनकी कापियां बदली गई। पीसीएसजे में जैसे में घोटाला हुआ, आईएएस जैसे में अभी पूजा खेड़कर का चल रहा है खेल, बताइए बर्खास्त की नहीं सरकार की। तो आप इन सब चीजों को भर्तियां कर नहीं पा रहे, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अत्याचार और हत्याएं हो रही प्रदेश में और लोगों का दिमाग बरकरार। ठीक है अजीत जी, ठीक है, सदन में आप बयान देते हैं। ठीक है, वीरेंद्र मिश्रा जवाब दीजिए। इनके मानसिक स्तर का सोच तो नहीं बदलना जा सकता। जब ये माननीय योगी के बारे में किम जोन की बात करते हैं तो शायद उसका इतिहास नहीं जानते हैं, विषयांतर हो। आज इनसे मैं जानता हूँ इतिहास। अपराधियों पे देश न्यायपालिका से चलेगी, कानून किसी को सजा देगी, सजा देने का अधिकार इनको नहीं है। सुने पेशेंस रखें। जब इन्हें बात आती है कि अपराधी जातीयता के मुद्दे पर बात रखने की, इधर और उधर की बात करने लगते हैं। शायद इन्हें मालूम नहीं है जातीयता के चश्मे से ये कितना जहर घोलना चाहते हैं। अब वो सवाल नहीं है। और जो ये 10 सीटों का है, इस 10 सीटों को चुनाव के लिए जातीयता से नीचे गिरते हुए यहाँ तक जाएंगे। ये तो आप अपने मुखिया से पूछिएगा। अभी जब घोटाले खुलेंगे तो आपकी पूरी पुतलियां खुल जाएंगी। ना तो आपका अपना कल्चर है, ना तो आपकी अपनी कोई मानसिकता है। केवल राजनीतिक चश्मे से अपराध में भी जातीयता ढूंढते हैं। आपकी यही सोच बन चुकी है। आज आप ढूंढ लीजिएगा कि कोई अपराधी आपसे गोली मारे, उसको बताइए। आप जातीयता की राजनीति कौन कर रहा है? समीकरण कौन सा है? पूरा देश देखता है, दुनिया देख रही है। जात के आधार पर राजनीति हो रही है। समीकरण साध करके टिकट दिए जा रहे हैं पार्टियों में। ये ना बताइए परिवारवाद का नाम। अजीत जी सुन तो लीजिए। अजीत दादा सुन लीजिए, पहले अपने आप बोल चुके हैं, बीच में आप बोल रहे हैं, सुन लीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। क्योंकि इनको धैर्य है ही नहीं, क्योंकि आपका स्तर सुनने के लायक बना ही नहीं है। आप तो केवल हुक्मरान और राजा सुनने के लिए है भी नहीं। नक्सलवाद करके जानते हैं। वीरेंद्र जी जो सवाल उठाए उस पर जवाब दीजिए। वीरेंद्र जी उस पर बताइए, सवाल उठाया उस पर जवाब दीजिए। सवाल का जवाब यही देना चाहते हैं कि हल्ला बोल इस बार इन्होंने मीडिया पे बोला था और आज इनका स्तर जातीयता पे बन गए हैं और इन्होंने खुद अपनी विचारधारा आम समाज में रख दिया है कि जातिगत अपराधी होता है और यही अपराधी ठीक है, कचहर में आता ठीक है, आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, पहले उन्हें सोचता है किस जात का। ठीक है वीरेंद्र जी, अपराधी होता है। आलोक मिश्रा साहब, ठीक है, अजीत यादव जी आगे बढ़ने दीजिए। आलोक मिश्रा साहब, जिस तरह की यूपी में सियासत चल रही है और कानून व्यवस्था की बात अगर देखी जाए तो काफी हद तक कंट्रोल हुआ है कानून व्यवस्था में। क्या योगी सरकार कानून व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ जाती है, उसको अपने कानून अपने हाथ में ले लेती है और उसको लगता है कि जनता इसका बुरा नहीं मानेगी क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं? देखिए, दो चीज होता है, एक सैद्धांतिक, एक व्यवहारिक। अब व्यवहारिक चीजें जो है वो दूसरी चीज होती है। अब इस्लामिक कानून अब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है तत्काल न्याय मिले, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था इतनी ढीली है। एक अपराधी को अगर आप पकड़ के लाएंगे तो जमानत हो जाएगी, छूट जाएगा, फिर निकलेगा, तो वो न्याय मिलने में, उसको सजा मिलने में बहुत समय मिलता है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो, तो खुशी का इजहार करते हैं कि ठीक हुआ, एक तरह से ठीक कहते हैं। लेकिन एक न्यायिक व्यक्ति से पूछेंगे तो कहेगा ये चीज गलत है, क्योंकि कानून बना है, प्रक्रिया बनी है, उसका पालन होना चाहिए। दिन दहाड़े सुल्तानपुर शहर में जहाँ कोतवाली की दूरी 50 मीटर है, 100 मीटर है, चौकी की दूरी 50 मीटर है,
कुछ दुर्दांत व्यक्ति, इतने हिम्मती व्यक्ति कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए इस प्रकार का अंजाम करते हैं, तो उसका परिणाम ऐसा ही होना चाहिए, समाज की ये मांग होती है। लेकिन एक कानून के जानकार होने के नाते हम इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक न्यायपालिका बनी हुई है। अभी कन्नौज में कुशीनगर में जो है नाचने वाली 2 लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा करने वालों को जबरदस्ती ले गए, पुलिस वालों ने जो है उनका हश्र किया। तो सब चीजें तो अच्छा लगता है, लेकिन कानून की दृष्टि से हम उसको अच्छा नहीं कह सकते हैं। आलोक जी, यहाँ पर एक जो है रिजल्ट की बात भी है, जो उसके बाद अपराध कम होते हैं, जो लड़कियां खास तौर से कहती हैं कि भाई अब हम आराम से जो है रात में निकल पाते हैं, बहुत सारे लोग हमको अब नहीं परेशान करते। मैं नोएडा की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, बहुत सारे जो है असर तो पड़ा है। अब ठीक है, ये आप कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन अब यही सवाल है कि आखिरकार ये कितना सही है। देखिए, है तो यही चीजें विपक्ष को मौका मिल जाता है, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं, हम किसी प्रकार की तानाशाही डिक्टेटरशिप में नहीं है। इसीलिए विपक्ष को ये मौका मिल जाता है, इसका फायदा उठाते हैं, इसी को जाति के रंग में, धर्म के रंग पे रंग कर जो है राजनीति करते हैं। यही एक समस्या है। तो कुछ जो घटनाएं हो रही हैं उसको समाज तो कहता है कि सही हो रहा है। अब फूलन देवी का प्रकरण था, फूलन देवी ने जो है इनकाउंटर कर दिया, मार दिया अपने उन लोगों को, तो लोग कहते नहीं ठीक है, अगर आपके परिवार के साथ हुआ होता तो क्या गलत हुआ, उसने मार दिया। लेकिन कानूनन दृष्टि से तो इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं। ठीक है अमिताभ कुमार जी, सियासी पक्ष की बात करें तो जैसे अखिलेश जी ने इसको पीडीएफ से जोड़ दिया है, आपको लगता है कि उनको इसका सियासी फायदा मिलेगा? क्योंकि देखिए, कानून व्यवस्था तो सुधरी है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं यूपी की, और अपराध घटे हैं, और एक माहौल जो है, एक दहशत का है, अपराधी डरता है अपराध करने में। अब जो है भले कुछ चिट्टा मुट्टा केस होते हैं और वो हाईलाइट भी होते हैं, और उस पर कुछ जैसे सुल्तानपुर वाले मामले में रिजल्ट भी आता है, तो लेकिन लगता है जो पीडीएफ का मुद्दा उठा दिया है, चुनावी हिसाब से फायदा पहुंचाएगा समाजवादी पार्टी को? जी, मैं इसको जवाब देता हूँ। पहले मैं वकील साहब जो हमारे मित्र हैं अभी बोल रहे थे, मैं जरा सा, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और ये बहुत समझने की बात है। सरकार ने कोई असंवैधानिक कदम नहीं उठाया। ये निश्चित तौर पे लोग चाहते हैं कि न्याय जल्द हो, लेकिन न्याय जल्द के लिए कोई गैरकानूनी और असंवैधानिक काम नहीं किया। सरकार ने एक रास्ता निकाला है, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है, अवैध जो भी निर्माण है उसको ध्वस्त करो। जहां तक मुझे ध्यान है उसके लिए कोई नोटिस की भी जरूरत नहीं। तो ऐसे जो आदतन अपराधी हैं, जिसने समाज में आतंक फैलाया हुआ है, जिसके ऊपर हाथ रखने में पुलिस तक को डर लगता है, न्यायालय में वो बहुत तौर तरीकों से बच जाता है। उसका ऐसा कुचक्र और दुष्चक्र और साजिशन उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बना के रखा है, तो उनको तोड़ते हुए एक रास्ता सरकार ने निकाला है, जिसके तहत ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। अब वो सही है, आप कहीं मत समझिए क्योंकि कोई असंवैधानिक काम नहीं हो रहा है। आप बहाना बना सकते हैं कि भाई और भी अवैध निर्माण को तोड़े, हाँ तोड़ो, मैं तो कहता हूं तोड़ो, लेकिन कहीं पे जहां पे चूंकि गवर्नमेंट का अमला जिस ढंग से कार्रवाई करता है, उसमें जो यही जो राजनीतिक लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, यही लोग एक दूसरे को बचाते रहते हैं। इन्हीं के राज में आतंकवादियों तक को ये लोग सपोर्ट करते हैं, और इनके राज में ही सबसे ज्यादा कब्जा हुआ है, बैठे हुए हैं, और ये लोग पूरा प्रोटेक्ट करते रहते हैं। कब्जा होता है, उसका जवाब कार्रवाई नहीं करता, ऊपर से नेता का फोन आ जाता। तो ठीक कदम उठाया है, न्याय के हिसाब से जो काम होना चाहिए अपराधी के खिलाफ काम हो रहा है, न्यायालय अपना कर रहा है, उसके बीच में एक रास्ता निकला, ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, इसको कोर्ट भी खारिज नहीं कर सकती। पहले दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, उसने नहीं कहा कि रोको, उसने केवल कहा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि कोर्ट अपने ही आदेश को जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है ये जारी रहनी चाहिए, और ऐसे हर व्यक्ति के खिलाफ जो आदतन अपराधी है और जिसका समाज पे बहुत एक तनाव है समाज में, उसको लेकर के दहशत और भय व्याप्त है, ऐसे लोगों के तो हर इलीगल कमाई को ध्वस्त कर देना चाहिए, ताकि सीधा सबक जाएगा कि आप ऐसा कर नहीं सकते। तो इसमें वकील साहब आप निश्चित रहिए, कोई गैरकानूनी और असंवैधानिक काम नहीं हो रहा है। आप नुक्तों वगैरह में इसे मत कर सकिए।
बिल्कुल ठीक हो रहा है। नहीं तो अगर उसमें कुछ असंवैधानिक होता तो अब तक राज्य सरकार को न्यायालय ने टांग दिया होता। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मैं भी 35-36 सालों से कवर कर रहा हूं और क्राइम रिपोर्टिंग में मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है शुरू से। दूसरी बात, पीडीए का फायदा मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज 70 साल भी इस देश की जनता को इतना उज्जड अपढ़ बनाए, गंवार बनाए रखने में इन्होंने सफलता पाई है कि वो कब यही इनकी कोशिश है। इनकी कोशिश यही है कि कभी योग्य, समझदार और कुशल नहीं बने। उस कोशिश की वजह से आज समाज की ये हालत हो गई है। उस कोशिश की वजह से समाज की हालत हो गई है। आप ऐसे ऐसे उपाय अपनाते हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूं, बच्चे को योग्य बनाओ, उसको मछली पकड़ के मत दो, मछली पकड़ना सिखाओ। आरक्षण को ये लोग इतना समर्थन करते हैं ना, क्योंकि इनको पता है कि आरक्षण के नाम पे, नौकरी देने के नाम पे लोगों को लुभाए रखो। अरे शुरू से सही शिक्षा और प्रशिक्षण दे दिए होते तो आपको पूछते नहीं लोग खुद अपने लिए काम हासिल कर लेते, अपना रोजगार खड़ा कर लेते। और सरकारी नौकरियां है कितनी? 3-3.5% भी नहीं है सारे देश में, हाँ? और 100% को आप उसी पर लुभाए रखे हुए हैं ना ढंग का। इनसे कांग्रेस ने 70 साल राज किया, इनसे गांव में ढंग के स्कूल नहीं खुल पाए। हमारी पुरानी परंपरा को ही जागृत कर देते गुरुकुल की। आपको बता दूं, 15वीं सदी तक इस देश में 98% लोग शिक्षित हुआ करते थे। अंग्रेजों और मुगलों का इतिहास पढ़ के हम भूल गए। ठीक है अमिताभ जी, उस पे फिर आएंगे, फिर बहस करेंगे। अभी यूपी की कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इस पे अजीत यादव के सवाल थे। काफी बेहतर चल रही है जी, फायदा उठाने की कोशिश। अमिताभ जी को रोकिए, इनकी संकीर्ण मानसिकता हम समझ गए, 32 साल से कर रहे हैं। कहते ही ये नागरिकों को कैसे बांट रहे हैं। ठीक है अमिताभ जी, केवल पीडीए का वोट मांग रहे हैं, मतलब नागरिकों को टुकड़े टुकड़े, मैं टुकड़े टुकड़े गिरोह ऐसे ही नहीं कहता हूं इनको। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की भाषा में लोगों से बात करते। शर्म तो आपको आनी चाहिए। 33 साल से क्या पत्रकारिता किए हैं, शर्म तो आएगी नहीं। संकीर्ण मानसिकता लेकर के बैठे आरक्षण पे बहस कर रहे हैं। कभी कर लीजिएगा बहस आरक्षण पे। आज जिस पर बैठे उस पर बहस करिए। किस तरह पूछा कि जो है विधानसभा में बोल रहे हैं, लालू यादव और मुलायम पर जवाब नहीं दे रहे हैं। मीठा मीठा 33 साल। अभी सीखिए क्या बात करनी है। ठीक है अमिताभ जी उस पर बाद में आएंगे। आपने कमजोर और अयोग्य बना के रखे हैं। राजा लोग हैं ये लोग। ठीक है अजीत यादव जी, अजीत यादव जी, ठीक है अमिताभ जी, ठीक अजीत यादव जी, यहाँ सवाल अमिताभ कुमार जी क्या कह रहे हैं ये नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है, यूपी कानून व्यवस्था में पुलिस जो थोड़ा बहुत कदम उठा रही है, बुलडोजर एक्शन से लेकर चाहे जो भी हो, वो उसको लोग जनता पसंद कर रही है। अब आप लोग उसको जातिवादी बोल दे रहे हैं और उससे दहशत अपराधियों में कायम हुई है और अपराध घटे हैं, ये आप भी जानते हैं। देखिए, कानून का राज तो कोई आपत्ति नहीं, बात उस पर नहीं है। कानून सही से अपना काम नहीं कर पा रहा है। वकील साहब बता रहे हैं कि हमारा देश लोकतंत्र में संविधान से चलेगा, न्यायपालिका है, न्यायपालिका को अधिकार है वो किसी को फांसी दे, किसी को 7 साल सजा दे, किसी को नहीं चलेगा हमारा उत्तर प्रदेश। और बुलडोजर पे किस तरीके से बोल बात कर रहे हैं, कोर्ट ने जब रोक लगा दिया तो कह रहे हैं कि ये कार्रवाई ठीक नहीं है। अभी इनसे पूछ लीजिए, हम गारंटी देते हैं, चैलेंज करते हैं, अमिताभ जी का घर तो नक्शे नहीं बना होगा। 35 साल से क्योंकि पत्रकारिता किए हैं, ये जा करके गली गली और जो है जा करके अधिकारियों का केवल जो ब्लैकमेलिंग करके पैसा कमाए होंगे, ये सही पत्रकारिता किए ही नहीं है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, योगी जी बताए विधानसभा में किस तरीके से 2 लोगों का सलेक्शन नाम लेते हैं, पवन यादव का और मोहम्मद अरबाज का। 16 लोगों का नाम क्यों नहीं लेते हैं? और वो दोनों लोग नहीं थे, ये पुलिस ही ने हिफाजत कर दिया। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैंने सवाल उठाया जब बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि किस तरीके से भर्तियां होती, मैं भर्ती जाना नहीं चाहता था। टीचर्स की परीक्षा में आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट का डिसीजन है और हाई कोर्ट ने कहा है कि प्राप्तियां बदली गई है, बेईमानी किया गया है। LT की परीक्षा में मैंने जो उठाया केंद्र कटियार परीक्षा नियंत्रण जेल गई, इसका जवाब अभी अजीत यादव जी हम लोग ना कानून व्यवस्था पर हैं, परीक्षा वाली बात बहस फिर कभी कर लेंगे। वो प्रश्न उठाया बीजेपी के प्रवक्ता ने
हूँ कि आपने कहा कि कानून व्यवस्था पे कुछ सुधार है कि नहीं। आप एनसीआरबी की डाटा उठा करके देखिए कि उत्तर प्रदेश जो है बलात्कार में तीसरे नंबर पे है कि नहीं है। यह मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये एनसीआरबी का डाटा आप बकायदा अजीत यादव, मैं आपको एक डाटा देता हूं, मैं आपको बताता हूं, जो बार बार आप कहते हैं कि जो है एनकाउंटर में जो है पिछड़े समाज के लोगों की हत्या हो रही है, एनकाउंटर हो रहा है, तो आंकड़ा यह है कि सबसे ज्यादा जो एनकाउंटर में अपराधी 216 मारे गए हैं, उसमें ब्राह्मण सबसे ज्यादा हैं, दूसरे नंबर क्षत्रिय हैं, तीसरे नंबर पर जाकर यादव आते हैं। 14 जो लोग हैं यादव समाज से जो है जो एनकाउंटर में अब तक मारे गए हैं, और सबसे ज्यादा जो है आंकड़ा ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज का है। तो जातिवादी अपराधियों में कोई जात नहीं होती है, अपराधी चाहे वो किसी समाज का हो, वो अपराधी है। मारे गए हैं टारगेट करके, आज कुछ बोल रहे हैं, पंडित नहीं मारे गए हैं। हम ये नहीं, हम इससे जो है पक्षधर नहीं है कि विकास दुबे की तरह गाड़ी पलटा के। अब विकास दुबे भूल गए, बिकरू कांड भूल गए क्या आप? सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी हुई बिकरू कांड की, विकास दुबे की, वो किस जाति का था? इसको फांसी दे देती कोर्ट। आप जो कहते कि आप कहते पीडीए वाले मारे गए, वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। कोर्ट फांसी देती, उसको सजा देती, आप गिरफ्तार कर लिए थे। आप किसी को जो है हिरासत में लेकर के मार डालेंगे, कोर्ट से है, न्यायालय से है। पुलिस आत्मरक्षा में करती है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई। अमिताभ कुमार जी 30 सेकंड अपनी बात पूरी करिए। अमिताभ जी 30 सेकंड है बस। लगता आवाज तो ठीक, जिस तरह से जो है यूपी में लगातार जो है अपराध को लेकर जाति व्यवस्था का सवाल खड़ा किया जा रहा है, वो आखिरकार राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा, बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राष्ट्र धर्म में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।